हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ रहे हो? देखो, कंटिन्यू वीडियो देखो। किसी भी टॉपिक को छोड़ो मत। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे, सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाओगे तो एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो एग्ज़ाम टाइम में रियली बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, थ्योरम्स याद नहीं होती है, भूल जाते हैं, कोई ना कोई स्टेप में अटक ही जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा सजेशन मानिए, डेली कंटिन्यू फंक्शनल एनालिसिस को रीड कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो देखो, आज हम इस वीडियो में एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम इम्पोर्टेंट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2016 में, 17 में और 2007 में भी पूछी गई है, ठीक है। और एमडीएस यूनिवर्सिटी में भी 2007 में और एमजीएस यूनिवर्सिटी में 2009 में ये आई भी हुई है। तो इम्पोर्टेंट थ्योरम है। वैसे ये थ्योरम बहुत बड़ी है, तो आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट ही बहुत बड़ा है इसका, तो प्रूफ तो और भी बड़ा है, कम से कम 5 पेज का है। तो ये सोच के वीडियो को स्किप मत कर देना, देखो प्लीज़। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ जाती है। वैसे इजी है प्रूफ, बस लेंथी है। तो देखो क्या है, एन एंड एन डैश कोई दो नॉन लीनियर स्पेस हैं, देन द सेट बी एन एन डैश। अच्छा, पहले थ्योरम से पढ़ने पहले कुछ टर्म पढ़ते हैं हम जो इस थ्योरम में यूज आएंगे, पहले उन्हें देखो। देखो, बी एन एन डैश क्या मतलब होता है इसका। ये एन और एन डैश, यहाँ कोई दो नॉन लीनियर स्पेस होते हैं, ठीक है। और एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होता है कहाँ, एन से एन डैश में। जो टी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिफाइन होता है एन से एन डैश में, ठीक है। तो ये बी एन एन डैश क्या होता है, ये एक सेट होता है ऑफ ऑल कंटिन्यूस। कंटिन्यूस यानी कि बाउंडेड बोल सकते हैं, ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस देखिए, आप वहाँ सब चीज़ों का प्रूफ देखोगे कि कैसे हमने कंटिन्यूस और बाउंडेड को प्रूफ किया था कि कंटिन्यूस लिखो चाहे बाउंडेड लिखो, सेम चीज़ है, ठीक है। तो देखो, द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंटू एन डैश, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एन से एन डैश में डिफाइन है और जो कंटिन्यूस है, उन सभी कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट बी एन एन डैश होता है। यानी कि बी एन एन डैश में कैसे एलिमेंट्स होंगे, इसमें होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि कंटिन्यूस हो, ठीक है। यानी कि इसमें टी बिलोंग करेगा और ये टी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, ठीक है। ये होता है बी एन एन डैश। अब देखो, लीनियर सब स्पेस क्या होता है। a non-empty subset W of a vector space, वेक्टर स्पेस कहो चाहे लीनियर स्पेस कहो, सेम बात है, ठीक है। ऑफ VF इज सेड टू बी अ लीनियर सब स्पेस ऑफ VF। कोई सबसेट होगा W किसका, VF का। V क्या है, वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस कहो। F क्या हो गया, फील्ड, ठीक है। ये लीनियर सब स्पेस कब कहलाएगा, यदि W इटसेल्फ अ लीनियर स्पेस ओवर फील्ड F, यानी फील्ड सेम होना चाहिए, यहाँ भी F और यहाँ भी F, ठीक है। देखो ऐसे समझो, जैसे कोई सेट सबसेट है डब्ल्यू वी एफ का, वो सब स्पेस कब होगा, जब वो खुद स्पेस हो, यानी कि खुद लीनियर स्पेस हो। यहाँ लीनियर स्पेस है ना वी एफ, तो वो खुद भी लीनियर स्पेस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन वी, ठीक है। वेक्टर्स का तो एडिशन होता है और स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। या तो ऐसे प्रूफ करो किसी भी सबसेट को सब स्पेस की, उसको पहले लीनियर स्पेस प्रूफ करो, ठीक है। या फिर देखो, एक तरह से और प्रूफ कर सकते हैं, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है नॉन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू के लिए कि वो लीनियर स्पेस वी का एक सब स्पेस हो जाए। क्या, अल्फा और बीटा कोई दो स्केलर एफ में मानते हैं और एक्स और वाई को दो वेक्टर डब्ल्यू में मानते हैं, तब एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई यदि डब्ल्यू में ही बिलोंग कर जाते हैं तो हम कह देते हैं जो ये डब्ल्यू है, सबसेट है वी का, वो इसका सब स्पेस बन गया है, ठीक है। तो देखो, इसका और इसका हम इस थ्योरम में यूज करेंगे। तो अब देखते हैं थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, एन और एन डैश कोई दो नॉन लीनियर स्पेस है, देन द सेट बी एन एन डैश ऑफ ऑल कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंटू एन डैश, ठीक है, इज इटसेल्फ अ नॉन लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन। पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन मतलब ये T1 प्लस T2x इक्वल टू लिख सकते हैं हम T1x प्लस T2x, और अल्फा TX इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा भार TX।
एंड नॉर्म इज डिफाइंड बाय, नॉर्म किस तरह डिफाइंड है कि नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स जब एक्स बिलोंग्स टू एन और नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो हमने प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो बी एन डैश है ये एक नॉन लीनियर स्पेस है। ठीक है, यही है, इज इट सेल्फ अ नॉन लीनियर स्पेस, ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और प्रूफ करनी है, क्या कि इफ एन डैश इज अ बनास स्पेस, एन डैश हमने ऊपर जो लिखा था नॉन लीनियर स्पेस लिखा था सिर्फ। ठीक है, यहाँ हम बोल रहे हैं इफ एन डैश इज अ बनास स्पेस देन बी एन डैश इज ऑल्सो अ बनास स्पेस, ये और प्रूफ करना हमें। यहाँ हमने एन का नहीं बोला है कि वो बनास स्पेस होना चाहिए, एन तो नॉन लीनियर स्पेस ही होना चाहिए, बट एन डैश बनास स्पेस है, तब प्रूफ करेंगे बी एन डैश इज ऑल्सो अ बनास स्पेस। ठीक है, या तो इतना बड़ा स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, या फिर इतू सा आ सकता है छोटा सा क्या आएगा कि लेट एक्स एंड वाई बी नॉन लीनियर स्पेस देन प्रूव दैट नॉन लीनियर NLS मतलब नॉन लीनियर स्पेस बी एक्स वाई इज अ बनास स्पेस इफ वाई इज बनास स्पेस। ठीक है, इसमें एन और एन डैश की जगह क्या लेके चले, एक्स और वाई। देखो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, हमें ये नहीं दिया ऑपरेशंस और ना ही नॉर्म डिफाइन करके दी। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो आपको नॉर्म याद होना चाहिए और ये ऑपरेशन डिफाइन करने आने चाहिए कि कैसे डिफाइन किए थे। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका प्रूफ। सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे कि ये बी एन डैश है ये नॉन लीनियर स्पेस है, तब फर्दर कंडीशन पाएंगे। तो देखो we know that the set of all linear transformation from a linear space into another linear space is itself a linear space with respect to the pointwise linear operation। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे कोई t है, ठीक है, ये n और n से n डैश में डिफाइन है, ये क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, n क्या है नॉन लीनियर स्पेस और ये भी नॉन लीनियर स्पेस, यानी कि लीनियर स्पेस है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्पेस टू अनोदर स्पेस इज फॉर लीनियर स्पेस, यानी कि जितने भी यहाँ पर ऐसे यहाँ टी है, ऐसे कोई T1 होगा वो एन से एन डैश में होगा। ठीक है, तो इन सब का हम एक सेट बना ले, ऐसे कोई सोचो TN तक चल रहा है। ठीक है, तो इन सब का हम सेट बना ले कि T1 डैश डैश टू TN, इन सबको एक सेट बना ले। उस सेट को हम कुछ भी कह दो, ए कह दिया, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो ये ए है ये भी एक लीनियर स्पेस होगा, यानी कि सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट भी एक लीनियर स्पेस होगा। देखो यही कहा है, फ्रॉम अ लीनियर स्पेस इनटू अनदर लीनियर स्पेस इज इटसेल्फ अ लीनियर स्पेस, यानी कि एक लीनियर स्पेस होगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन। ऑपरेशन ये वाले ही लगेंगे, T1 और T2 वाले जो हमने यहाँ डिफाइन करें, तो हमने यहाँ T1 TN लिखा था ना, उन सब में ऑपरेशन इन्हीं तरह के लगेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब देखो therefore it will be sufficient to show that B and N dash is a subspace of the set of all continuous bounded linear transformation। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ये बी एन एन डैश है ये नॉन लीनियर स्पेस है। नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करने से पहले हम प्रूफ करेंगे ये लीनियर स्पेस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो कहा है कि जो लीनियर स्पेस होगा, जो मैंने ए बताया था वो है क्या, बी एन एन डैश मानेंगे, उसे बनाएंगे, बस हमने यहाँ पर तो उसे ए मान के चलो, बट हम उसे बनाएंगे। उसे बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हमने यहाँ कहा है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट, इसे हम अभी आगे चल के प्रूफ कर देंगे कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट, क्योंकि बी एन एन डैश यही होता है कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेट। तो देखो अब हमने प्रूफ करेंगे कि बी एन एन डैश सब स्पेस होगा सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही तो हमने प्रूफ करना है कि जो बी एन एन डैश है वो कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही सेट है। वैसे जो प्रूफ तो पहले करना पड़ेगा कि इसमें कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो उसके लिए हमने ऐसे लेके चल रहे हैं कि इसका सब स्पेस है, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि लेट T1 T2 हमने कोई दो माने बी एन एन डैश में। ठीक है, हम इसे सब स्पेस प्रूफ कर रहे हैं, यानी कि सबसेट तो है ये, यानी कि जो ये सेट है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो इसका सबसेट होगा जो उसमें एलिमेंट होंगे वो भी कंटिन्यूस होंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए कहा है कि T1 T2 भी क्या होंगे, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाउंडेड का हो चाहे कंटिन्यूस का हो, इसलिए हम लिखा है बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बाउंडेड की डेफिनेशन से
जो हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि K1 और K2 कोई दो एग्जिस्ट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैसे कि नॉर्म ऑफ T1x लेस देन इक्वल टू होगा K1 नॉर्म ऑफ x और नॉर्म ऑफ T2x लेस देन इक्वल टू होगा K2 नॉर्म ऑफ x। ये डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी कि हम जो मैं कह रही हूँ पहले पढ़ चुके हैं, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बट वो वीडियोस देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उन्हीं से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो अब हमने कोई दो स्केलर माने अल्फा बीटा, उनके लिए हमने निकाला कि नॉर्म ऑफ अल्फा T1 प्लस बीटा T2x क्या होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स दोनों पे अलग अलग लगा दिया, अल्फा T1x और बीटा T2x, नॉर्म चल ही रहा है, ठीक है। अब एक्स कहाँ लगेगा, T1 पे, अल्फा तो स्केलर है, सो अल्फा T1x प्लस बीटा T2x, ठीक है। अब देखो नॉर्म की डेफिनेशन से, नॉर्म की क्या डेफिनेशन होती है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। सो ये पूरे पे नॉर्म है, यानी कि लेस देन इक्वल टू होगा, या दोनों पे अलग अलग नॉर्म लगा दें। सो नॉर्म ऑफ अल्फा T1x और यहाँ नॉर्म ऑफ बीटा T2x, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी फिर नॉर्म की कि अल्फा नॉर्म से बाहर कैसा आता है, मोड के साथ, यानी मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ T1x, ऐसे ही मोड ऑफ बीटा नॉर्म ऑफ T2x, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ T1x क्या है, लेस देन इक्वल टू K1 नॉर्म ऑफ x, सो लेस देन इक्वल टू K1 नॉर्म ऑफ x। ऐसे ही T2x के लिए K2 नॉर्म ऑफ x, K2 नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ x दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, नॉर्म ऑफ अल्फा K1 प्लस नॉर्म ऑफ सॉरी मोड ऑफ K1 प्लस मोड ऑफ अल्फा K1 प्लस मोड ऑफ बीटा K2। ये पूरा अल्फा कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट, K1 K2 कांस्टेंट, तो इसे हमने मान लिया एक कैपिटल K, ठीक है, इसलिए कहें से। तो क्या हमारा आ गया कि नॉर्म ऑफ अल्फा T1 प्लस बीटा T2x लेस देन इक्वल टू आ गया K नॉर्म ऑफ x। इसका मतलब क्या है, बाउंडेड की डेफिनेशन यही तो सेम, यहाँ K1 K2 है, यहाँ एक K, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, यहाँ क्या कहते थे T2 बाउंडेड है, यहाँ क्या कहेंगे ये कंप्लीट, यानी कि अल्फा T1 प्लस बीटा T2 इज बाउंडेड, एंड हैंस इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा T1 प्लस बीटा T2 Bn एंड डैश में बिलोंग करेंगे, क्योंकि इसमें है कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और जब हमने इसे बाउंडेड प्रूफ कर दिया तो इसमें Bn एंड डैश क्या बताया था, बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो अल्फा T1 प्लस बीटा T2 इसमें बिलोंग कर जाएगा। अल्फा देखो ये तो प्रॉब्लम नहीं समझने में कि T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अल्फा T1 प्लस बीटा T2 भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है, ठीक है ना। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, कहीं सोच रहे हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रूफ ही नहीं किया, बाउंडेड क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिशन ही तो है, ठीक है। तो अब देखो आगे लीनियर सब स्पेस के लिए हमने क्या बोला था, अल्फा बीटा एफ में हो, एक्स वाई डब्ल्यू में हो, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू में होना चाहिए, तो ये सब स्पेस हो जाता है डब्ल्यू। ध्यान रखो अल्फा एक्स बीटा वाई और बीच में एडिशन, ठीक है। यहाँ हमने क्या करा है, अल्फा और बीटा को स्केलर है, T1 और T2 क्या है, Bn एंड डैश में बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमने ला क्या दिया कि अल्फा T1 प्लस बीटा T2 Bn एंड डैश में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हो गया ना कि Bn एंड डैश भी एक लीनियर सब स्पेस, ठीक है। मैंने बोला था डेफिनेशन यूज आ गई, तो आ गई। तो क्या आ गया कि Bn एंड डैश इज द लीनियर सब स्पेस, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया इसे लीनियर सब स्पेस, ठीक है। यही हमने वहाँ कहा था, it will be sufficient to show that Bn and dash is a subspace of this, ठीक है। तो हमने सबस्पेस प्रूफ कर दिया। अब देखो अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि जो Bn एंड डैश है ये नॉन लीनियर स्पेस है, हमने यही तो प्रूफ करना था कि नॉन लीनियर स्पेस हो। इसके लिए हमने पहले प्रूफ किया कि लीनियर स्पेस तो हो, जब ये लीनियर सब स्पेस है तो एक तरह से अपने आप में लीनियर स्पेस भी है, और हमें अब प्रूफ क्या करना है, नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म और प्रूफ करनी है इसके लिए। तो देखो नॉर्म कैसे डिफाइन होती है, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, ठीक है। नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म ऑफ टी एक्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नॉर्म का सुप्रीमम, और नॉर्म तो हम जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है हमेशा, सो सुप्रीमम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स और नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यही डेफिनेशन सेम। अब देखो
इससे ये कैसे लिखा। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा यदि कोई बच्चा इसको डायरेक्ट देख रहा है तो। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो प्लीज़ देखिए, उसमें हमने प्रूफ किया था कि जो ये नॉर्म ऑफ टी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, ये हमने प्रूफ की थी कि इसकी 4 डेफिनेशन होती हैं। उसमें से फर्स्ट तो ये है, और जो बी वाला था मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखो देखो ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, नॉर्म ऑफ कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हमने एक तो ये डेफिनेशन लिखी थी नॉर्म की, और देखो एक ये और लिखी थी डेफिनेशन 3। तो हमने इनका बोला था ये इक्वलेंट होती हैं, ये और ये इक्वलेंट है, कुछ भी लिख लो। तो अभी हम ये लेके चल रहे हैं क्वेश्चन में, और हमने इसको इक्वल किसके लिखा है, इसके, कि ये इक्वल है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो जरूर देखो, उसमें हमने इन तीनों का प्रूफ भी किया है, ठीक है ना। अब हमने ये वाला लिखा है वहाँ पर, देखो सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। समझ आया इससे कैसे लिखा। ओके, अगर इसका प्रूफ देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लो। तो देखो अब हम, हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, इफ एंड ओनली इफ। ये वाली डेफिनेशन लगा दो, सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू एन इक्वल टू 0। देखो सुप्रीमम 0 है, तो यानी कि अंदर वाला पार्ट 0 है। सो नॉर्म ऑफ टी एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सुप्रीमम की प्रॉपर्टी से, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ हम लिखते भी चल रहे हैं। अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है नहीं, यानी कि फिर ऊपर वाला 0 होगा। सो नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू 0। अब नॉर्म की प्रॉपर्टी से नॉर्म 0 है तो अंदर वाला पार्ट भी 0 होगा। सो टी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो टी एक्स 0 है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। यदि कहीं ऐसा लिखा होता है कि एफ एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, और फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ये एफ है ये 0 फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ क्या आ रहा है, टी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि हो गया टी बराबर 0 है। इसको यहाँ वहाँ 0 फंक्शन कहते हैं एफ को, हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसलिए कहते हैं 0 ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ फॉर ऑल एक्स नहीं लिखा होता ना तब नहीं कहते 0 फंक्शन, ये बात ध्यान रखना। क्यों ऐसा हो सकता है कि किसी f1 की वैल्यू 0 आ जाए और f3 की वैल्यू 2 आ रही है। ये हम कह रहे हैं फॉर ऑल x, इसका मतलब है x की हर एक वैल्यू के लिए fx 0 दे रहा है, तब कहेंगे इसे 0 फंक्शन है, ठीक है। सो हमने प्रूफ कर दिया टी बराबर 0, यही N2 होता है कि नॉर्म ऑफ टी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ टी इक्वल टू 0, प्रूफ। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी नॉर्म की, नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 इक्वल टू नॉर्म की डेफिनेशन से जो हमें क्वेश्चन में दी है। क्या दी है क्वेश्चन में, ये वाली डेफिनेशन दी हुई है क्वेश्चन में। सो इसी से लिख लिया कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, और नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो हमने यहाँ पर एक्स को दोनों को अलग अलग दे दिया, नॉर्म ऑफ T1 एक्स प्लस T2 एक्स, और ये सेम चल रहा है। अब देखो नॉर्म की प्रॉपर्टी से नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, सो लेस देन इक्वल टू, और नॉर्म अलग अलग लगा दी, ठीक है। नॉर्म ऑफ T1 एक्स प्लस नॉर्म ऑफ T2 एक्स, ये सेम चल ही रहा है। अब देखो अब दोनों पे सुप्रीमम अलग अलग लगा दिया, सो लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T1 एक्स प्लस सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ T2 एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया, नॉर्म की डेफिनेशन से नॉर्म ऑफ T1, और ऐसे ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ T2, ये डेफिनेशन जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ क्या चल रहा था, नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2, इसी तो लेके चल रहे थे ना, नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2 लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ T1 प्लस नॉर्म ऑफ T2, ठीक है। अब आती है N4। N4 क्या होती है, फॉर एन स्केलर अल्फा के लिए हम लेके चलते हैं नॉर्म ऑफ अल्फा टी। प्रूफ क्या करते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा टी इक्वल टू होगा मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ टी। सो नॉर्म की डेफिनेशन से सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा टी एक्स, ठीक है। एक्स को टी को दे दिया, अल्फा तो स्केलर है, एक्स टी के साथ आएगा। सो नॉर्म ऑफ अल्फा टी एक्स, अब अल्फा कैसे बाहर आएगा, नॉर्म की डेफिनेशन से मॉड ऑफ अल्फा के साथ, मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ टी एक्स, ठीक है। अब देखो सुप्रीमम किस पे लगेगा, टी एक्स पे लगेगा, अल्फा तो स्केलर है तो ये बाहर आ गया। सो सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एक्स, अब ये क्या होगा, नॉर्म ऑफ टी। तो हमने प्रूफ कर दिया नॉर्म ऑफ अल्फा टी इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ टी। अब देखो हमने पहले बी एन एन डैश को लीनियर स्पेस प्रूफ किया, फिर हमने प्रूफ कर दिया इसको नॉन लीनियर स्पेस, यही प्रूफ करना था। सो बी एन एन डैश इज अ नॉन लीनियर स्पेस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब करेंगे फर्दर वाला। फर्दर वाला क्या दे रखा था हमें,
कि एन डैश अगर बनाच स्पेस है तब प्रूफ करेंगे बी एन डैश ऑल्सो अ बनाच स्पेस। तो देखो बनाच स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या होता है, नॉन लीनियर स्पेस को कंप्लीट प्रूफ करना होता है। तो हमने बी एन डैश को नॉन लीनियर स्पेस तो प्रूफ कर दिया, इसको कंप्लीट और प्रूफ कर देंगे टू शो दैट इट इज कंप्लीट, यानी कि बी एन डैश को कंप्लीट और प्रूफ कर देंगे तो ये हो जाएगा बनाच स्पेस। कब होगा, हमें दिया हुआ है ये, इसको बनास स्पेस कब प्रूफ करना है बी एन डैश को, जब एन डैश बनास स्पेस हो। एन डैश बनास स्पेस है यानी कि एन डैश नॉन लीनियर स्पेस तो हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है हम, और ये बनास स्पेस कह रहा है यानी कि एन डैश कंप्लीट भी है, तो इसीलिए लिखा है टू शो दैट इट इज कंप्लीट इफ एन डैश इज कंप्लीट। तो देखो अब एन डैश कंप्लीट लेके चलेंगे और इसको बी एन डैश को कंप्लीट प्रूफ करेंगे। कैसे, ये देखो इसके लिए हमने माना कोई टी एन सीक्वेंस जहाँ एन वेरी करता है 1 to इन्फिनिटी, बी ए कोशी सीक्वेंस इन बी एन डैश में। कंप्लीट प्रूफ कैसे करते हैं, कोई सीक्वेंस लेके चलते हैं जिसे हमें कंप्लीट प्रूफ करना है, बी एन डैश को कंप्लीट प्रूफ करना है तो इसमें कोई कोशी सीक्वेंस लेके चलेंगे और जो जिसपे ये कन्वर्जेंट करेगा, जिसपे कन्वर्स करेगा कोशी सीक्वेंस, उस पॉइंट को हम बी एन डैश में प्रूफ कर देंगे। तब प्रूव हो जाएगा हमारा कि ये बी एन डैश कंप्लीट है। ये डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में, स्टार्टिंग में यही पढ़ा था हमने डेफिनेशन से, ठीक है। तो देखो अब जब हमने माना है कोशी सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन टेंडिंग टू जीरो होगा, कब, जब एम एन इन्फिनिटी की ओर होगा। ये हमने लेक्चर 3 में पढ़ी थी डेफिनेशन कि एन एम टेंडिंग टू एन नॉट हो, या तो नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन, या तो ये लिखो कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन। या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या होती है कि जब एम वन एन इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहे हैं तब नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन जीरो की ओर टेंड करता है। तो ये वाली सेकंड डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है, यहाँ क्या है टी एम और टी एन, ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। लेक्चर 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो अब हमने कहा x बिलोंग्स टू n के लिए हमने निकाला कि नॉर्म ऑफ टी एम एक्स माइनस टी एन एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन एक्स। ये तो सिंपल है, x को यहाँ पर जो अभी तक हमने करा ऐसे तो करते हैं कि x को अलग अलग दे दो, टी एम एक्स और टी एन एक्स, यही तो ये लिख लिया। अब देखो ये हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी क्या, इससे पहले वाले जस्ट लेक्चर में, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ टी और नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी से हमने इसको ऊपर वाले क्या ले सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन और नॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने यही लिखा है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि टी एम माइनस टी एन का नॉर्म जीरो की ओर टेंड कर रहा है। यहाँ क्या आ गया हमारा नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन, तो यानी कि ये क्या करेगा जीरो की ओर टेंड, और सो जीरो को नॉर्म ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। तो हमारा क्या आ गया, दिस इक्वल टेंडिंग टू जीरो, टी एम माइनस टी एन क्योंकि जीरो की ओर टेंड कर रहा है इसलिए ये आ गया टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अब देखो नॉर्म ऑफ टी एम एक्स माइनस टी एन एक्स टेंडिंग टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यही कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन से क्या होगा कि जो ये टी एन एक्स है ये कोशी सीक्वेंस होगा इन एन डैश में, ठीक है। और एन डैश क्या दे रखा है हमें, कंप्लीट, ठीक है ना। अगर कोई ये तो नहीं सोच रहा है एन डैश क्यों आया, एन क्यों नहीं आया, भाई टी हमने कहाँ डिफाइन करा है, टी हमने डिफाइन करा है एन से एन डैश में, ठीक है। और हम जो ये टी एन है क्या मान के चल रहे हैं, बी एन एन डैश में, यानी कि जो ये टी एन है ये क्या डिफाइन है एन से एन डैश में। तो अगर यहाँ से एक्स देंगे एन से तभी तो टी एन एक्स इक्वल टू जो भी आएगा वो बिलोंग करेगा एन डैश में, इसीलिए यहाँ लिखा है हमने कि टी एन एक्स कोशी सीक्वेंस है इन एन डैश, ठीक है। और एन डैश क्या है, कंप्लीट है, ये तो हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट की डेफिनेशन से जो टी एन एक्स जिस भी पॉइंट पे कन्वर्स करेगा वो पॉइंट एन डैश में होगा। सो देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर से टी एक्स, हमने उसे टी एक्स कहा इन एन डैश में, सच दैट किस प्रकार से होगा, ये इस पे टेंड करेगा कि टी एन एक्स टेंडिंग टू टी एक्स, ठीक है। इसका मतलब टी एन एक्स टेंडिंग टू टी एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी एक्स इक्वल टू आर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन एक्स, सिंपल। दिस डिफाइन अ मैपिंग टी एन एन डैश, इससे कंफ्यूज ना होना, ये हम सिंपल लिखते हैं ना इससे, ये बस हमने तो यहाँ बोला है कि जो ये टी एस ने एक तरह से डिफाइन मैप कर दी कि एन से एन डैश में, ये तो हमें दिख ही रहा है एन से एन डैश में, ये है डिफाइन टी एन एक्स सब, तो सिंपल इससे हम ये लिख सकते हैं। अब हम क्या प्रूफ करेंगे,
अब हम देखो टी एन एक्स को टी पे तो हमने कन्वर्ट करा दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बी एन एन डैश है वो कंप्लीट है। तो कंप्लीट के लिए हमने क्या प्रूफ करना होगा कि जो हम ये बी एन एन डैश में जो टी एन मान के चल रहे हैं, जिसपे जो ये टी एन कन्वर्ट किस पे कर रहा है, टी पे, तो उस टी को इसमें और बिलोंग करके दिखाना है। तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि बी एन एन डैश कंप्लीट है। तो देखो यही लिखा है कि टू शो दैट, अब हम शो करेंगे कि जो टी है वो बिलोंग करेगा बी एन एन डैश में। इसका प्रूफ देखो, इसके लिए हमने माना x1 और x2 कोई n में है और अल्फा बीटा कोई स्केलर्स हैं दो, ठीक है। तो हमने निकाला टी अल्फा x1 प्लस बीटा x2 क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन अल्फा x1 प्लस बीटा x2। अभी हमने लिखा था टी एक्स इक्वल टू दिस, उससे इसको हम ये लिख सकते हैं कि टी एक्स था यहाँ, एक्स की जगह अब ये क्या आ गया, अल्फा x1 प्लस बीटा x2। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ठीक है। अब देखो लिमिट, दोनों लिमिट लगा दो, और लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, अल्फा बाहर आ जाएगा टी एन से, तो अल्फा टी एन एक्स वन प्लस बीटा टी एन एक्स टू, ठीक है। बाहर कैसे आया, आपको ये सोच रहा होगा, तो देखो टी अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स टू क्या होता है, अल्फा टी एक्स वन अरे प्लस बीटा टी एक्स टू। ये प्रॉपर्टी होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, हम पढ़ चुके हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जब डेफिनेशन पढ़ी थी पहले वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसीलिए अल्फा बाहर आ गया, ऐसे ही यहाँ बीटा बाहर आ गया। अब लिमिट किस पे लगेगी, टी एन पे, अल्फा तो स्केलर बाहर आ गया है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन एक्स वन प्लस ऐसी बीटा बाहर आ गया लिमिट से, बीटा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन एक्स टू। देखो यहाँ लिख भी दिया टी इज़ लीनियर, लीनियर की प्रॉपर्टी होती है जैसे हमने इससे ये लिखा है, ठीक है। तो देखो अल्फा ये किसकी डेफिनेशन हो गई, टी एक्स वन की, ठीक है ना। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा एक्स के लिए टी एक्स इक्वल टू, तो ये क्या बन गया, अल्फा टी एक्स वन प्लस ऐसी बीटा टी एक्स टू, ठीक है। अब देखो टी अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ कर दिया, अल्फा टी एक्स वन प्लस बीटा टी एक्स टू, ये किसकी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, टी इज लीनियर, क्योंकि लीनियर की प्रॉपर्टी से तो हमने इसको खोला, तो यही तो था, यही तो बताया मैंने आपको कि टी अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू इक्वल टू ये होता है जब ये टी लीनियर होता है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसी से तो हमने अब प्रूफ कर दिया यही चीज़ तो हमने यहाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये टी है ये लीनियर है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमने क्या लेके चलना है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स ये इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, वही लिमिट टी एन एक्स, टी एक्स को यही लेके चल रहे हैं, बार बार इसका यूज आ रहा है, टी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन एक्स, ठीक है। तो हमने क्या लिया, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, या एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा नहीं है, नीचे लिख दिया है, ठीक है। नॉर्म ऑफ टी एक्स यानी कि लिमिट टी एन एक्स नॉर्म में, लिमिट नॉर्म से बाहर आ जाएगी, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, ठीक है। अब देखो नॉर्म ऑफ टी एन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, सो नॉर्म ऑफ टी एन और नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू आ गया। अब देखो ये तो है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ टी एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, और हम कह रहे हैं यहाँ सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन नॉर्म ऑफ एक्स, तो सुप्रीमम ग्रेटर देन होगा, सो ग्रेटर देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस। अब देखो जो सुप्रीमम है ये एक्स पे तो लगेगा नहीं, टी एन पे लगेगा, सुप्रीमम इन्फीमम सेटों पे ही तो लगते हैं, सो सुप्रीमम हमने टी एन के साथ लिख लिया, नॉर्म ऑफ एक्स लिख लिया बाहर अलग से, ठीक है। तो हमने यहाँ प्रूफ क्या कर दिया, जो चल रहा था नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन और नॉर्म ऑफ एक्स। इससे हमें क्या पता लग रहा है, बाउंडेड कुछ पता लग रहा है, हाँ देखो ना, टी बाउंडेड के लिए हम क्या लिखते थे कि नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स, सो नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू, अगर इसे के की तरह सोचे नॉर्म ऑफ एक्स, तो ये बाउंडेड लग रहा है हमें यहाँ से, ठीक है। तो एक बार ध्यान रखो टी एक्स यहाँ हमने प्रूफ कर दिया बाउंडेड, आगे लिखूंगी इसलिए पहले बता दिया आपको। सो एक बात और हम जानते हैं, ये हमने लेक्चर 3 में ही पढ़ी थी, क्या कि मोड ऑफ नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी नॉर्म ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन, ये मोड है अंदर नॉर्म है, ठीक है। अब देखो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लेक्चर 3 में, ठीक है।
और ये टेंडिंग टू जीरो कैसे हो रहा है? बाय फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हम लेके चल रहे थे यहाँ, नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन टेंडिंग टू जीरो, तो उसी से नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन टेंडिंग टू जीरो। सो इसका मतलब ये टेंड कर रहा है जीरो की ओर। यहाँ से एक बात बाउंडेड वाली पता लगती है, और ये टेंड कर रहा है जीरो की ओर। इससे क्या पता लगता है? देखो, इससे पता लगता है कि जो ये नॉर्म ऑफ टी एन सिक्वेंस लेके चल रहे हैं हम, ये कॉची सिक्वेंस है रियल नंबर्स का। यही तो डेफिनेशन थी कॉची सिक्वेंस की। सो इट इज़ कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड। बाउंडेड तो मैंने आपको बता दिया, कन्वर्जेंट और होगा क्यों? क्योंकि देखो आर कंप्लीट है, और आर कंप्लीट है इसका मतलब जो इसमें सिक्वेंस होगा, जो जिसपे वो कन्वर्स करेगा वो आर में होगा, यानी कि मैंने क्या कहा? कन्वर्स करेगा। तो कन्वर्स तो कर ही रहा है ना, और ये कॉची सिक्वेंस क्या है? रियल नंबर्स का। सो ये कन्वर्स करेगा, आर कंप्लीट है तो इसलिए हमने कहा है सो इट इज़ कन्वर्जेंट। और बाउंडेड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम कह रहे हैं बाउंडेड है। बाउंडेड से हम एक क्या लिख सकते हैं कि सो देयर एग्जिस्ट के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सच दैट कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन लेस देन इक्वल टू होगा के। अब देखो, ये हो गई थर्ड इक्वेशन, और अभी वो वाली हमारी हमने बोला था उसे सेकंड इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इससे हम अब सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन की जगह क्या लिख सकते हैं? के, ठीक है। नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन नॉर्म ऑफ एक्स। इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 क्या है? सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन को हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू के। सो लेस देन इक्वल टू वैसे भी पहले से भी चल रहा था, और ये वाला भी है। तो नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन इक्वल टू के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। समझ आया ये? ठीक है। तो अब इससे हमने क्या बता दिया? इससे ये क्या हो गई? बाउंडेड की डेफिनेशन ही तो है। तो इससे हमने क्या था? देखिए, टी बाउंडेड है, ठीक है। सच टी इज लीनियर एंड बाउंडेड। लीनियर अभी हमने पहले प्रूफ किया था, बाउंडेड अब प्रूफ कर दिया। बी एन एंड डैश में एलिमेंट कैसे है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो है जो बाउंडेड है, यानी कि बाउंडेड हमने प्रूफ कर दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ कर दिया। सो टी बिलोंग्स टू बी एन एंड डैश। यही हम कह रहे थे, हम ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे? एक चीज़ और रह गई हमारी कि जो ये टी एन है ये इस टी के ऊपर कन्वर्स करता है। तो देखो, अब हम लेके चलेंगे वहाँ जो हमने प्रूफ किया था, वहाँ हम क्या लेके चल रहे थे कि टी एन एंड डैश में है, वो सॉरी टी एन एक्स है जो, और जो टी एक्स है वो एन डैश में, और हमने प्रूफ क्या कर दिया? टी बी एन एन डैश में। तो अब हमें दोबारा प्रूफ करना होगा कि टी एन टी की ओर ही कन्वर्स करता है, ठीक है। तो अब देखो कैसे करेंगे। हम मान के चलेंगे कोई सीक्वेंस, कौन सा? टी एन। किसमें? कॉची सीक्वेंस है ये, कोई टी एन है किसमें? बी एन एन डैश में। मैंने लिखा नहीं है इज ए कॉची सीक्वेंस, ये तो हम लेके चल ही रहे हैं ना, ये हम लेके चल ही रहे थे। टी एन कोई सीक्वेंस है कॉची बी एन एन डैश में, ठीक है। सो यही चीज़ लिखिए कि सिंस टी एन इज अ कॉची सीक्वेंस, सो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से, कॉची सीक्वेंस के मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई थी। क्या क्या बताई थी? एक तो ये वाली और एक ये वाली। तब देखो अब यहाँ लेस देन एप्सिलॉन वाली यूज़ कर रहे हैं कि टी एम नॉर्म ऑफ टी एम माइनस टी एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जहाँ एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या प्रूफ किया था कि टी एन एक्स टी एक्स की ओर कन्वर्स करता है ना। तो अब हम इससे क्या बता सकते हैं कि सो वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर एम डैश ग्रेटर देन एन नॉट। किस प्रकार से होगा कि टी एक्स माइनस टी एम डैश एक्स का नॉर्म लेस देन होगा एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ देखो एप्सिलॉन भी ले सकते थे, बट आगे चल के हम इन दोनों को जोड़ेंगे, एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 को, इसलिए लास्ट में एप्सिलॉन लाना होता है हमें, तो इसीलिए हमने एप्सिलॉन बाई 2 लिया। कई बार एप्सिलॉन बाई 3 भी ले लेते हैं, जो इच्छा करती है वो ले लेते हैं, बस लास्ट में हमने एप्सिलॉन लाना होता है, ठीक है। सो टी एन एक्स और टी एक्स की ओर टेंड कर रहा है, तो इस वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर एम डैश। किस प्रकार से कि टी एक्स माइनस टी एम डैश एक्स भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस देन होगा, ठीक है। अब देखो, नाउ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट के लिए एंड नॉर्म ऑफ एक्स हम लेके चल रहे हैं लेस देन 1, हमें क्या मिलेगा? हम क्या लेके चलेंगे कि नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स, क्या लिख सकते हैं हम? टी एन एक्स माइनस टी एम डैश एक्स, और टी एम डैश एक्स एक बार तो ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस टी एक्स एज इट इज, ठीक है।
इन दो टर्म को एक साथ लिख लिया कि नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एम डैश एक्स, और इन दोनों टर्म को एक साथ टी एम डैश एक्स माइनस टी एक्स। अब लेस देन इक्वल टू क्यों आया? क्योंकि हमने देखो इन पे अलग अलग नॉर्म डिफाइन करिए और इस पे अलग, क्योंकि ये होता है ना फॉर्मूला नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, है ना। तो बस उसी से लेस देन इक्वल टू आया और अलग अलग नॉर्म डिफाइन कर दी। ठीक है, अब देखो इसमें हमने एक्स बाहर लिख लिया एक साथ कि नॉर्म ऑफ क्या चल रहा है टी एन माइनस टी एम डैश, ऐसे यहाँ पर क्या है टी एम डैश एक्स माइनस टी एक्स, यहाँ एज इट इज। ठीक है, अब देखो अब हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक और, कि नॉर्म ऑफ जो ये टी एक्स है इसे हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी और मल्टीप्लाई में नॉर्म ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हमने यही करा है यहाँ पर, नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम डैश को एक साथ लिखा है और नॉर्म ऑफ एक्स एक साथ लिखी है, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू आगे दोबारा, और ये एज इट इज टी एम डैश एक्स माइनस टी एक्स। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम डैश प्लस टी एम डैश एक्स माइनस टी एक्स, ये एज इट इज, यहाँ से नॉर्म ऑफ एक्स हट गया। क्यों? नॉर्म ऑफ एक्स क्या था हमारा, लेस देन 1 लेके चल रहे थे, नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन 1, तो इसकी जगह यहाँ पर 1 लिख दिया, और लेस देन वैसे भी चल ही रहा है तो इसका लिखो, चाहे वैसे चल ही रहा है, एक ही चीज़ तो है। अब तो आगे लेस देन इक्वल टू वैसे नॉर्म ऑफ एक्स हट गया। अब देखो नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एम डैश हमने क्या माना था, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ऐसे ही ये क्या माना था, टी एक्स माइनस टी एम डैश एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन, तो बस इसकी जगह भी एप्सिलॉन बाई 2 लिख दिया, इसके जगह भी एप्सिलॉन बाई 2 लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ टी एन माइनस टी एम डैश है, यहाँ टी एम डैश माइनस टी एक्स है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना होना कि यहाँ पर तो टी एक्स माइनस ही है और यहाँ टी एम डैश, इसमें से माइनस बाहर ले लो। माइनस कैसे नॉर्म से बाहर आता है, मोड के साथ, माइनस 1 का मोड क्या होगा, प्लस 1 ही होगा, तो टी एम डैश माइनस टी एन लिखो, चाहे टी एन माइनस टी एम डैश लिखो। ऐसे ही यहाँ टी एक्स माइनस टी एम डैश एक्स लिखो, चाहे टी एम डैश एक्स माइनस टी एक्स लिखो, एक ही चीज़ है। सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, अब देखो ऐड करने पे एप्सिलॉन आ गया ना, इसलिए हमने वहाँ एप्सिलॉन बाई 2 लिया था। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन ये जिनमें हमने इनकी वैल्यू निकाली अभी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, थस वी गेट कि नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एक्स, यही चल रहा था हमारा, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स। सो नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एम एक्स लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन फॉर ऑल एन क्या चल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, और एक्स एन से बिलोंग करता है, और जहाँ नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने कहा कि नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी को उसकी नॉर्म की डेफिनेशन से क्या लिखोगे कि सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी एक्स, एक्स एन से बिलोंग करता है और नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने नॉर्म की डेफिनेशन से लिख दिया। अब देखो नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी इक्वल टू, इसको वही एक्स अलग अलग दे दिया, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स, ये एज इट इज। ठीक है, अब नॉर्म ऑफ टी एन एक्स माइनस टी एक्स ये क्या लाया अभी हमने, एप्सिलॉन से कम, सो इसकी जगह क्या आ गया एप्सिलॉन, और सुप्रीमम टी एन और माइनस टी एक्स का ही तो होगा, एप्सिलॉन तो एक कांस्टेंट है, तो उसका तो कोई सुप्रीमम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। सो इसकी जगह क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन, एन क्या चल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट टी। अब देखो वही कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से, नॉर्म ऑफ टी एन माइनस टी लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। इसका मतलब क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस कि जो टी एन है ये टी की ओर कन्वर्स कर रहा है। सो हमने यही प्रूफ करना था, यही लेके चलते थे हम कि टी एन को टी की ओर कन्वर्स करके दिखाएंगे प्रूफ, तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया टी एन टी की ओर कन्वर्स करता है। ठीक है, अब हम कंप्लीट बी एन एंड एस को पहले प्रूफ करना था हमें, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम नॉन लीनियर स्पेस पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, कंप्लीट प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, बी एन एंड डैश इज अ बनास स्पेस, क्योंकि बनास स्पेस के होता क्या है, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। सो प्रूफ, देखो इसका प्रूफ बहुत लेंथी है, मैं अभी मानती हूँ बहुत लेंथी है, आपको प्रॉब्लम भी आई होगी बिल्कुल समझने में, बट प्लीज़ मेरा सजेशन मानिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए इस वीडियो को। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना 2 बार, तो पक्का है, आई प्रॉमिस यू, आपको अच्छे से समझ आएगी वीडियो। ठीक है, आपको बहुत अच्छी लगेगी थ्योरम, ऐसा नहीं है, एक बार खुद पढ़ लोगे तो। शुरू में मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, नहीं आई थी समझ, बट
आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि आएगी ही नहीं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को ग्रो करा दीजिए। सो थैंक यू सो मच। कमेंट कर दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिए। ओके, थैंक यू।